नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी अजीब मुश्किल में फंसती जा रही है। जैसे वो दलदल में फंस गई हो, जैसे जैसे दलदल से निकलने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे और ज्यादा दलदल में धंसती जा रही है। वो दलदल कई प्रकार के हैं। कई प्रकार के संकट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छाए हुए हैं और इन संकटों से दो चार कर पाने में, इन संकटों से निजात पाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम साबित नहीं हो रही है। तो कौन से हैं संकट, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज जाए और लोग सोचने पर विवश हों कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा क्यों हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन क्यों आ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन कौन से महासंकट हैं और 2014 और 2019 की स्थितियां क्यों नहीं बन पा रही हैं, क्यों अनुकूल परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियों में तब्दील हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा संकट जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। लगभग 700 किलोमीटर चल चुके हैं। एक महीने एक दिन की यात्रा संपन्न हो चुकी है और आजकल कर्नाटक में यात्रा चल रही है और वहां पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब सी कसमसाहट, अजीब सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी मां को यात्रा में शामिल किया और अपनी मां को यात्रा से दूर जाने के लिए, क्योंकि वह बीमार थी, कार की व्यवस्था किया और जिस तरह से उन्होंने मां के जूते का फीता बांधा और उसके पहले जिस तरह से कर्नाटक में ही भीड़ को संबोधित करते हुए मूसलाधार बारिश होने लगी, फिर भी उनके संबोधन पर, उनके भाषण पर उस मूसलाधार बारिश की भी कोई असर नहीं पड़ा। और ताजुब की बात तो यह कि मूसलाधार बारिश में हजारों लोग उनको सुनते रहे और उनको समर्थन देने की बात और राहुल गांधी को समर्थन देने की बात और कांग्रेस को जिताने की बात करते रहे, नारे लगाते रहे। यह सब देख करके भारतीय जनता पार्टी एक अजीब कसमसाहट की दौर से गुजर रही है और उसके सामने जो सबसे बड़ा संकट भारत जोड़ो यात्रा की है, अब उसके लिए तमाम तरह की कमियां निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को यह कहा जा रहा है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। 1946-47 में जब विभाजन हो रहा था, भारत को तोड़ा जा रहा था, तो उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं इस तरह की यात्रा निकाली है। मतलब अनाप शनाप की बातें और छोटे छोटे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस तरह से आलोचना की जा रही है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बजाय उसका फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अब जब कर्नाटक यात्रा पहुंच चुकी है और वहां पर अपार जन समर्थन मिल रहा है, उनकी पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, विकलांग भी हैं, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग और हर जाति के लोग जब उनसे जुड़ रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं और उन्हें फिर से सत्ता में आने के लिए मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम होना स्वाभाविक है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाणक्य अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक बैठक हुई और उस बैठक में कर्नाटक में चल रहे पदयात्रा की काट निकालने के लिए चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद
अरुण कुमार को भेजा गया कर्नाटक, क्योंकि वहां पर वो पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने जाकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बम्बई से येदियुरप्पा से संपर्क किया और उनसे कहा कि इसका एक ही काट है, अगर विरोध किया जाएगा या कोई विघ्न उत्पन्न किया जाएगा तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी ही उठाएगी और हमें इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए यात्रा में विघ्न डालना स्वाभाविक रूप से गलत है, इसलिए कोई विघ्न उत्पन्न करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कर्नाटक बीजेपी से संपर्क करके यह निष्कर्ष निकाला कि अब चुनाव प्रचार का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाए, जैसे इधर इनका पदयात्रा चल रही है और उधर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रथ निकले और चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देनी चाहिए, धुआंधार प्रचार होना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट को समझा जा सकता है कर्नाटक के स्तर पर, और कर्नाटक के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से होकर के यात्रा गुजरेगी और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत साबित होगी। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र का नंबर है। महाराष्ट्र में आजकल शिंदे की सरकार है और उप मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस जी हैं, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होती जा रही। उद्धव ठाकरे ऐसे ही उनको चेतावनी दे रहे हैं, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया है और शिव सैनिकों की एक भारी फौज इकट्ठा करके उन्होंने जिस तरह से ललकारा है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है और महाराष्ट्र में उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन ये तो पहला वार हुआ और दूसरा वार होने वाला है राहुल गांधी का, जो कि अपनी पदयात्रा लेकर के 21 दिन बाद महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। 21 दिन तक कर्नाटक में उनकी यात्रा गांव गांव, चप्पे चप्पे, चौपाल चौपाल, हर जगह भ्रमण करेगी और एक तरह से समझिए कि ये चुनाव प्रचार का शंखनाद है। और जो वहां पर वो जिस रूप से लोगों से मिल रहे हैं और जितना उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है कर्नाटक में। और इसी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना, अमित शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम होना स्वाभाविक है और उसके लिए वह हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन इस तरह से हाथ पैर मारने से उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ईडी का खंजर भी चला दिया। फिर से कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष को उन्होंने ईडी के हवाले कर दिया है और दिल्ली बुला करके उन्हें जिस तरह से पूछताछ की जा रही है और उन्हें ईडी के शिकंजे में कसा जा रहा है, हो सकता है कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाए। और जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय से जब कांग्रेसियों ने इसका प्रचार किया कर्नाटक में कि हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने उन्हें बुला लिया है दिल्ली और अब वे पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद भीड़ बढ़ना और ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान ही हो रहा था। जो मैंने पहले कहा था कि जब कोई दलदल में फंस जाता है तो अपने आप वो दलदल से नहीं निकल सकता है, उसे निकालने के लिए कोई मसीहा होना चाहिए, कोई महाशक्ति होनी चाहिए, तभी वह दलदल से बाहर निकल सकता है। अपने से वो जितना ही हाथ पैर मारेगा वो दलदल में और ज्यादा घुसता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा और दलदल उसे निगल जाएगा। वही हालत भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में हो रही है और वही हालत महाराष्ट्र में, वही हालत मध्य प्रदेश में, वही हालत हरियाणा में होने जा रही है। तो डी शिव कुमार को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है और निश्चित रूप से अगर ईडी उनसे पूछताछ करती है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजती है तो इसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा के इशारे पर ही ईडी ने सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से एक लंबे समय तक पूछताछ किया था और उनको भी
संदेहों के घेरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन उस घेरे में खड़ा करने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। और उसके बाद कांग्रेसियों का मनोबल इतना बढ़ा कि सड़कों पर पूरा दिल्ली को कांग्रेस में कर दिया और कांग्रेसी झंडों से पाट दिया। और उसके बाद से जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी दुबली होती जा रही है, सिमटती जा रही है। और यह भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने वाली है। तो ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। ऐसी यात्रा भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुई है। डांडी मार्च भी नहीं हुआ है। और चंद्रशेखर ने अगर यात्रा किया था तो कुछ दूर तक के लिए किया था, लेकिन यह भारत के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक को नापने की कवायद राहुल गांधी कर रहे हैं। और खबर यह भी है कि जब यह भारत यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी हो जाएगी तो इसके बाद कच्छ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश पूरब तक इनकी यात्रा फिर से निकलेगी। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरा भारत नापने वाले हैं अपने कदमों से राहुल गांधी। और ऐसे में जब दूसरी बार यात्रा शुरू होगी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई काट नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी विघ्न भी नहीं उत्पन्न कर सकती है यात्रा में। अगर ये यात्रा सफल रही तो कांग्रेस पार्टी की हालत अच्छी हो जाएगी। और जिस तरह से उसे 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, वैसी स्थिति नहीं होने वाली है, बल्कि उसका उल्टा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, लगता है कि अब जीत नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही संकट नहीं कई संकट मंडरा रहे हैं। और दूसरा संकट है गुजरात का सिरदर्द। अगर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पदयात्रा शुरू की गई है, तो दूसरी तरफ गुजरात में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, वहां पर भी केजरीवाल ने झाड़ू फेर दिया है। केजरीवाल जिस तरह से पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं और जिस तरह से दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह उन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त बिजली देने की बात कही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरदर्द उत्पन्न हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी यह सोच नहीं पा रही है कि 27 सालों से जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत पाएगी। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के लोगों को घेरा गया, उनके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड पड़ी। और आज भी उस शराब नीति को लेकर के उनके ऊपर रेड पड़ रही है। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच चल रही है, सिसोदिया के खिलाफ, और सिसोदिया ललकार रहे हैं शुरू से ही। जब पहली जांच शुरू हुई थी तभी से ललकार रहे हैं और आज भी ललकार रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया को विश्वास है कि कोई ऐसी शराब नीति में कमियां ही नहीं रही है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसे कौन सा सबूत मिल जाएगा और वो आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले मुफ्त रेवड़ी की बात कहे और सुप्रीम कोर्ट से में भी यह अपील की गई, हलफनामा दायर किया गया, याचिका दायर की गई कि मुफ्त रेवड़ी बांटने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं उसे नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन यह सवाल उल्टा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आकर के लागू हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत किया था मुफ्त राशन बांटने की, मुफ्त गैस सिलेंडर देने की और मुफ्त में जनधन खाते खुलवाने की शुरुआत उसी ने किया था। और आज वही विरोध कर रही है। और न तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी गई, और गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय है, उससे भारतीय जनता पार्टी को
कड़ी शिकस्त मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर वहां पर आ गई है और नंबर 2 पर की जगह वो नंबर 3 पर चली गई है और आम आदमी पार्टी आज की स्थिति में नंबर 2 पर है गुजरात में। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को हार जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है गुजरात। वाटरलू वो नेपोलियन का आखिरी युद्ध था जिसमें उसकी हार हुई थी और उसकी मौत भी हुई थी। हम मौत की कामना तो नहीं करते हैं, लेकिन हार की कामना जरूर करते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देशवासियों को तमाम तरह के सब्जबाग दिखाए, जुमले बिखेरे और इस भारत की संस्कृति को, भारत के नक्शे को तहस नहस करने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने, संविधान को रौंदने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी हार तो होनी ही चाहिए। केजरीवाल का झाड़ू गुजरात में चल रहा है और उधर बिहार में नीतीश कुमार ने भी झाड़ू चला दी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर। वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि गृह मंत्री चाणक्य शाह को बार बार दौड़ करके गुजरात के बाद बिहार की तरफ भागना पड़ रहा है और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी रैलियां कर रहे हैं और उस रैलियों में उन्हें समर्थन भी नहीं मिल रहा है और एक अजीब किस्म की छटपटाहट वहां पर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संकट न सिर्फ गुजरात बना हुआ है, न सिर्फ पदयात्रा बनी हुई है, बल्कि नीतीश भी बने हुए हैं जो कि पहले एनडीए में शामिल थे और उनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ी जीत मिली थी और 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मिली थी 2019 के चुनाव में। लेकिन आज जैसी स्थिति है, आज की स्थिति में अगर बिहार में चुनाव हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जो इसके बाद का जो संकट है वो संकट है महंगाई, डूबती अर्थव्यवस्था, देश की बदहाली। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। देश की महंगाई न सिर्फ बिहार में, गुजरात में, बल्कि पूरे देश में है। जिस तरह से अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए इनके कर्जे को माफ किया गया है और इन्हें सहूलतें दी गई हैं, इन्होंने जो लोन लिया है उस पर कम ब्याज लिया जा रहा है और जिस तरह से एक अडानी को आगे बढ़ा करके इन्हें विश्व का नंबर 2 कारपोरेट बनाया गया है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक तरफ कारपोरेट, इस कारपोरेट में सिर्फ 2 ही हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब के सब पीछे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। तो माना यह जाता है कि कोई भी किसी भी पार्टी को जीतने के लिए सिर्फ चुनावी समीकरण ही नहीं बल्कि फंड की भी जरूरत पड़ती है। तो अडानी अंबानी के अलावा जितने भी उद्योगपति हैं वो सब विपक्ष को फंड देने के लिए तैयार बैठे हैं। विपक्ष को सशक्त होने की जरूरत है, विपक्षी एकता को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है और फंडिंग के लिए कारपोरेट तैयार बैठा हुआ है। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता हैं, उनका कारपोरेट से बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है और जिस तरह से शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारपोरेट को पटा करके, कारपोरेट को अपने फेवर में करके चुनाव जीत लेते हैं, वही मादा लगभग पवार में भी है। और अगर विपक्ष का समीकरण बन जाता है, चुनावी समीकरण बड़ी बड़ी पार्टियों में बन जाता है, एक महागठबंधन बन जाता है, तो इस गठबंधन को 2024 में भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाएगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसकी वजह से उसकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तीसरा, इनका जो सबसे बड़ा चुनाव जीतने का फंडा होता था वो था हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए,
मुसलमानों को इस देश से निकाल बाहर करने की बात करिए, मुसलमानों के पुरावशेषों पर, पूजा स्थलों पर, मस्जिदों पर अपना कब्जा जमाइए और हिंदुओं को खुश करिए। लेकिन वह कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। और जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में गया है, उसके बाद से संदेहों के घेरे में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई ध्रुवीकरण कर पाएगी। और जो काम उन्होंने धर्म संसद के जरिए करवाने की कोशिश की थी कि एक नकली संविधान, एक फर्जी संविधान, एक भगवा संविधान, एक मनुस्मृति वाला संविधान पेश करके धर्म संसद में, हरिद्वार के धर्म संसद में उन्होंने जो काम, घटिया काम किया था देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, उसे सब लोगों ने अच्छी तरह से भांप लिया है। और उस ध्रुवीकरण का कोई असर नहीं होने वाला है 2024 के चुनाव में। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह मचा हुआ है। जब किसी पार्टी का पतन होता है, जबकि इतिहास में भी जब भी किसी राजवंश का नाश हुआ है तो उसके अंतर्कलह से, अंदरूनी विद्रोह से ही हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह की स्थिति सामने खुल करके आ गई है। पहले तो पर्दे के पीछे अंतर्कलह था, लेकिन अब वो अंतर्कलह सतह पर आ गया है। चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वरुण गांधी हो, और चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, तमाम से ऐसे नेता हैं जो कि खुल करके सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उन्हें अपने चंगुल में नहीं ले सकता है, अब उन्हें मना नहीं सकता है, अब उन्हें पटा नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो विद्रोही खेमा है वह मुखर हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि राजनाथ और बिहार से जो आते हैं नेता, वो भी कई नेता बिहार के वो नाराज बैठे हैं। आरएसएस खुद भी नाराज बैठा है। आरएसएस से और मोदी से अच्छे संबंध नहीं है, या यूं कहें कि राजनीतिक संबंध लगभग खत्म हो गए हैं। आरएसएस अपने को अराजनैतिक कहता है, अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा मानता है, लेकिन कहीं न कहीं वो भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। तो आरएसएस ऐसी स्थिति में अब नहीं है। अगर उसका अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी से हो गया है तो आरएसएस भी समर्थन देने से हाथ खींच सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी संकटों में घिरी हुई है और इस संकट से निकल पाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का जो इनका सपना है, उस हिंदू राष्ट्र को न पूरा कर पाने की वजह से भी संघ इनसे नाराज चल रहा है। और अगर